हाँ जी, तो अपने पीछे जो टॉपिक किया था उससे जो आगे का जो टॉपिक है तो वो है अनक्लेम डिपॉजिट। तो अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है? अब जब कोई अकाउंट इनऑपरेटिव है, ठीक है, या इनएक्टिव है, तो या फिर वो डोरमेट हो गया, उसके बाद आता है अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है। तो अनक्लेम डिपॉजिट देखिए, जब भी कोई अकाउंट जब भी कोई अकाउंट जिसमें 10 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन ना किया हो, ठीक है, तो वो अकाउंट क्या हो जाता है? वो हो जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ठीक है। यानी ऐसा अकाउंट जिसका 10 साल तक ट्रांजैक्शन ना हो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ना हो तो वो हो जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अब देखिए, अब ये जो पैसा है ना, ये चला जाता है आरबीआई के पास। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट का जो भी मनी होगी वो चली जाएगी किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास क्या है? एक फंड है, कौन सा? डीप फंड, ठीक है। क्या नाम उसका? डीप। फुल फॉर्म है इसकी डिपॉजिट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी ऐसे अकाउंट जिनका 10 ईयर तक कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो तो वो हो जाते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। और इस अकाउंट का जो पैसा होता है वो आरबीआई के डीफ फंड में चला जाता है। डीफ की फुल फॉर्म है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो ये तीनों सीक्वेंस अपने को याद रखने की, कोई भी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट अगर 1 साल तक उनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आगे इनएक्टिव, 2 साल तक नहीं है तो इन ऑपरेटिव या डोरमेट अकाउंट, और अगर उनका 10 साल तक नहीं है तो अनक्लेम डिपॉजिट, और पैसा चला जाएगा डी फंड में। चलते अपना नेक्स्ट जो टाइप है अकाउंट का, उसमें अब देखिए अपने जो डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट थे, इन दोनों को अपने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब बात आती है एस्क्रो अकाउंट की। व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट क्या है? देखिए एस्क्रो अकाउंट है ना, वो मेनली दो पार्टियों के बीच एक मीडिएटर के रूप में ये अकाउंट काम करता है। अब आप बोलोगे कि ये जो अकाउंट है ये ओपन कौन करते हैं? तो स्टूडेंट ये कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो या फिर कोई थर्ड पार्टी इस अकाउंट को ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये दो पार्टियों के बीच में एक मीडिएटर के रूप में काम करता है, ताकि जो दो पार्टियों के बीच में कल को कोई ट्रांजैक्शन जो रिस्क है वो ना रहे। तो ट्रांजैक्शन रिस्क को दूर करने वाला अकाउंट कौन सा स्टूडेंट? ये है एस्क्रो अकाउंट। अब देखिए एस्क्रो अकाउंट ये ट्रांजैक्शन रिस्क को कम कैसे करता है? ये क्या करता है कि कोई बायर है और एक दूसरी पार्टी है सेलर है, इन दोनों के बीच में जब तक जो अपने बोल सकते हैं कि कोई भी लेन देन है वो होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी लेन देन जब तक पूरा ना हो जाए तो उसमें जो एस्क्रो अकाउंट है उसका मेन रोल रहता है। तो सबसे पहली बात अपने क्या याद रखना है कि एस्क्रो अकाउंट है वो किस प्रकार के रिस्क को कम करता है? तो ये करता है ट्रांजैक्शन रिस्क को कम करता है। तो एस्क्रो अकाउंट है, तो एस्क्रो अकाउंट की जो सर्विस है वो कौन देता है? इसकी सर्विस या तो कोई बैंक, या फिर कोई कंपनी
या तो कोई बैंक या फिर कोई कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड पार्टी सर्विस देती है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी जो कोई बैंक या कंपनी है, ये क्या है, ये थर्ड पार्टी है किसी दो पार्टी के बीच में। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये एस्क्रो अकाउंट ओपन करते हैं उन दो पार्टियों के बीच में मीडिएटर का काम करने के लिए। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो दो पार्टी होती है उनका एक सेंट्रल अकाउंट होता है। ठीक है, तो मैं अगर एग्जांपल के रूप में लूं तो ये क्या होता है, ये जो बायर और सेलर होते हैं ना, बायर एंड सेलर का सेंट्रल अकाउंट होता है, सेंट्रल अकाउंट होता है। और ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन रिस्क को कम करता है। किसको, ट्रांजैक्शन रिस्क को स्टूडेंट ये क्या करता है, ये कम करता है। अब इसको अपने फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन रिस्क को कम कैसे करता है। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे क्या होता है कि ये सेंट्रल अकाउंट है, तो इससे क्या होता है कि वो दोनों पार्टी उनका ट्रस्ट बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई बायर है और इस साइड कौन है, सेलर है, और ये बीच में अकाउंट है एस्क्रो अकाउंट। अब देखिए क्या होता है, बायर और सेलर है, इन दोनों ने क्या किया, मान लो कि इसको बाय करना है गोल्ड। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास रुपया है, और सेलर के पास क्या है, ये क्या सेल करेगा, ये करेगा गोल्ड। ठीक है, अब बायर है, यानी बायर मान लो आप ए पर्सन है कोई, ठीक है, और सेलर कौन है, बी पर्सन है। तो ए को बी से क्या खरीदना है, सोना खरीदना है, और इसको सोना बेचना है। अब क्या होगा कि ये जब एक एग्रीमेंट करेंगे दोनों बीच की मैं तेरे से इतना सोना खरीदूंगा और तू मेरे को क्या करना, इतना पैसा दे देना। ठीक है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया नॉर्मल। ठीक है, पर इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों को ये डर है कि बायर सोचता है कि यार मैंने अगर सेलर को पहले पैसे दे दिए, ठीक है, और उसने गोल्ड ना दिया तो रिस्क है ये। ठीक है, अब सेलर सोच रहा है कि यार मैंने इसको गोल्ड दे दिया पहले और इसने पैसे ना दिए तो इसका भी रिस्क है। यानी ये क्या, ये ट्रांजैक्शन रिस्क है। ठीक है, कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है तो ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन रिस्क है। अब ये दोनों के मन में क्या है, एक शंका है, वहम है। ठीक है, कि कहीं मेरा जो भी माल है, मेरा जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, वो डूब ना जाए। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इनके बीच में इन्होंने दोनों ने क्या किया, जब एग्रीमेंट किया तो इन्होंने कहा कि अपने जो एस्क्रो अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग अपने ये ट्रांसफर करेंगे। अब ये एस्क्रो अकाउंट मान लो एसबीआई बैंक ने, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक ने ये इनको ये सुविधा दे दी कि ये एस्क्रो अकाउंट है, तो ये दोनों इस एस्क्रो अकाउंट जो इनका सेंट्रल अकाउंट होगा इसके माध्यम से ये डील करेंगे। अब क्या होगा, ये जो ए है ये पैसा भेजेगा, ये सीधा बी को नहीं भेजेगा, ये अब भेजेगा अपने बैंक के पास। ठीक है, यानी अपने जो अकाउंट है उसमें एस्क्रो अकाउंट में भेजेगा। अब यहां पे क्या होगा, अब सेलर क्या करेगा, सेलर यहां से जो गोल्ड है वो भेज देगा यहां पे, तो ये गोल्ड आ गया यहां पे। ठीक है, अब क्या है, दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, बट इन दोनों को अपने बैंक है या जो अपना अकाउंट है उसको तो ट्रस्ट है ना, जो इनका सेंट्रल अकाउंट है। इसलिए मैंने क्या बोला कि जो एस्क्रो अकाउंट है ये दो पार्टी के बीच ये दो पार्टी के बीच क्या करता है, ट्रस्ट को बनाए रखता है। ट्रस्ट को बनाए रखता है। अब यहां पे क्या था, जो गोल्ड ए को खरीदना था उसके पैसे इसने इस अकाउंट में भेज दिए, यहां से सेलर ने
गोल्ड किसको दे दिया, इस एस्क्रो अकाउंट में भेज दिया। अब यहां से क्या होगा, अब ये बैंक है ना, इस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इस एस्क्रो अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पर्टिकुलर जो दो पार्टी है उसके ट्रस्ट को बनाए रखे। अब यहां से क्या होगा, अब पैसे यहां से आ गए, इधर से पैसे आ गए, इधर से जो वस्तु थी यानी गोल्ड आ गया। अब ये क्या करेगा, यहां से जो पैसा था, यहां से क्या था, जो पैसा था ये भेज दिया बी को, और यहां से जो गोल्ड था, ठीक है, क्या था, गोल्ड, ये आ गया ए के पास। तो देखो इस हिसाब से क्या हुआ, दोनों का ट्रस्ट बना रहा ना, दोनों को ये भी नहीं हुआ कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ये नहीं सोचेगा बी भी कि मेरा सोना डूब जाएगा। और यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट ने क्या किया, इन दोनों के बीच ट्रस्ट को बनाए रखा और इन्होंने एक सेंट्रल अकाउंट के रूप में अपना योगदान दिया इस डील को पूरा होने में। तो ये होता है डियर फ्रेंड एस्क्रो अकाउंट। ये काम कैसे करता है तो ये आपको याद रखना है। और एस्क्रो अकाउंट किस प्रकार के रिस्क को कम करता है तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रांजैक्शन रिस्क को कम करता है। तो डायग्राम से मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया है, तो अच्छे तरीके से इसको याद रखना है कि ये ट्रांजैक्शन रिस्क को किस हिसाब से कम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है कि जो इंडियन बैंक है उनके कई बार विदेशों में खाते होते हैं, ठीक है, जो इंडियन बैंक है उनके फॉरेन कंट्री में खाते होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में आपने दो चीज पढ़ी होगी, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या होता है नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट, देखिए नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि जो इंडिया के बैंक है उनके विदेशों में खाते हैं, ठीक है। नोस्ट्रो से यादगार क्या रखना है, जो इंडिया के बैंक है, इंडिया बैंक के जो अकाउंट है वो कहां पे, फॉरेन कंट्री के बैंक में। तो भारतीय बैंकों के विदेश में खाते। तो इंडिया जो बैंक है, इंडिया के जो बैंक है उनके अकाउंट कहां पे है, फॉरेन कंट्री में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, अपना इंडिया का बैंक है एसबीआई, ठीक है। सिंगापुर का बैंक है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, डीबीएस। अब क्या हुआ कि एसबीआई को है ना क्या है, एसबीआई को क्या है कि सिंगापुर में कोई डील करनी है, ठीक है। एसबीआई बैंक को क्या करनी है, सिंगापुर में कोई डील करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एसबीआई ये सोच रहा है कि मैं सिंगापुर के जो कस्टमर है या वहां के जो लोग हैं वहां से कुछ इन्वेस्टमेंट कराऊं, ठीक है, वहां से कुछ पैसा उठवाऊं, ठीक है, और उनको क्या दूं, इसके बदले कुछ भी सिक्योरिटी दे दूं। जैसे लाइक मैंने आपको सीडी करवाई थी, तो या फिर मैं आपको बता दूं जैसे आईडीआर सॉरी या फिर जीडीआर के थ्रू मैं ये पैसा दे दूं, ठीक है। तो एसबीआई मान लो कि क्या करा कि जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है इंडिया कोई कंपनी या फिर, तो उसके हिसाब से मान लो कि एसबीआई क्या कर रहा है कि एसबीआई को सिंगापुर से क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कराना है, ठीक है। और एसबीआई को ये काम बोला रिलायंस ने, रिलायंस इंडस्ट्री जो लिमिटेड है, इसने बात बताई कि मेरे को सिंगापुर से पैसे उठाने हैं और ये काम तुम करेगा, ठीक है। एसबीआई ऑथराइज्ड बैंक है आरआईएल का फॉर एग्जांपल, तो इसको ये काम दे दिया। अब आप पता है कि इंडिया की कोई कंपनी है जो इन्वेस्ट कराती है, वो जीडीआर आईडीआर इशू करती है। तो मान लो ये अपने आईडीआर है वो सिर्फ अमेरिकन जो इन्वेस्टर है उनको इशू करते हैं, जीडीआर किसी को इशू करते हैं, जो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मार्केट में। तो जीडीआर जो ग्लोबली बाकी कंट्री है उनको अपने इशू करते हैं। अब एसबीआई ने कहा कि चलो ठीक है सिंगापुर से मैं इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। अब क्या कहा, एसबीआई ने बोला कि यार मेरी तो वहां पे कोई शाखा नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है कि सिंगापुर में मान लो एसबीआई की शाखा नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा, ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर से बात करेगा कि यार मेरा है ना अकाउंट ओपन कर तेरे बैंक में, क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट करवानी है मेरी इंडिया की कंपनी में, तो इसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी जो सिंगापुर की पब्लिक है वो।
तो डीबीएस ने क्या किया, एसबीआई का अकाउंट ओपन कर दिया। एसबीआई क्या कर दिया, अकाउंट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे एसबीआई का ये अकाउंट हो गया, तो मैंने क्या बताया, भारतीय बैंकों के विदेशों में खाते। तो नोस्ट्रो क्या है, जो इंडिया के बैंक उनके विदेशों में, विदेशों में खाते किसी का, कि वहां की कोई ब्रांच है, कोई बैंक है, उसकी ब्रांच में इंडिया का कोई बैंक है, उसका अकाउंट है। तो ये देखिए डीबीएस बैंक में जो सिंगापुर में है, इसका यहाँ पे अकाउंट। अब इसका फायदा क्या होगा इसको, कि इसको जो भी इन्वेस्टमेंट करानी है सिंगापुर के लोगों से, वो अपने अकाउंट में यहां से सीधी करवा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को याद रखना कि नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, भारतीय बैंकों के विदेशों में खाते। ठीक है, एसबीआई जो इंडिया का बैंक था, विदेश में उसकी कोई ब्रांच नहीं थी, तो उसने वहां के बैंक में अपना अलग से अकाउंट ओपन करवा लिया। तो ये हो गया नोस्ट्रो अकाउंट। अब चलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इसका रिवर्स कर लो, नोस्ट्रो का रिवर्स वोस्ट्रो है। ठीक है, नोस्ट्रो में मैंने बताया कि भारतीय बैंकों के विदेशों में खाते, ठीक है, और वोस्ट्रो में आपको क्या 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 याद रखना है, कि विदेशी बैंकों के भारतीय बैंकों में खाते। क्या याद रखना है, विदेशी बैंकों के भारत में खाते। विदेशी बैंकों के भारत में खाते, खाते या फिर अकाउंट। ठीक है, तो ये होता है वोस्ट्रो अकाउंट। अब इसका उल्टा कर लो, कि मान लो कि डीबीएस बैंक था, इसको कुछ इन्वेस्टमेंट करवानी है अपने सिंगापुर की कोई मान लो कंपनी है, XYZ कंपनी में, कहां से, इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में इसका मान लो डीबीएस की फॉर एग्जांपल कोई ब्रांच नहीं है, तो ये इंडिया का जो बैंक है कौन सा, एसबीआई। एसबीआई को बोलेगा कि मेरा एक अकाउंट ओपन कर तेरे बैंक में, क्योंकि मेरे को तेरे जो कंट्री है वहां से इन्वेस्टमेंट करानी है। तो एसबीआई क्या करेगा, यहाँ पर डीबीएस बैंक का अकाउंट ओपन कर देगा। तो डीबीएस क्या करेगा, जो इंडिया के पर्सन है वो वहां से जो भी ट्रेडिंग करनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट करानी है, अपने पर्पज के लिए ये इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीबीएस बैंक सिंगापुर का था, बट उसने अकाउंट कहां पे जब खुलवाया, एसबीआई बैंक जो इंडिया में उसने अकाउंट ओपन कराया, तो इसको बोलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। तो नोस्ट्रो है भारतीय बैंकों के विदेशों में खाते, एंड वोस्ट्रो है विदेशी बैंकों के भारत में खाते। तो ध्यान से इसको समझ लेना कि ये नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो में मेन डिफरेंस क्या है। हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट है स्टूडेंट लोरो अकाउंट। क्या है, लोरो अकाउंट। ठीक है, लोरो अकाउंट क्या है, लोरो अकाउंट से अपने को समझना है कि जिस हिसाब से नोस्ट्रो अकाउंट होता है कि भारतीय बैंकों के विदेशों में खाते, तो इससे रिलेटेड है। तो लोअर अकाउंट क्या होता है, कि जब कोई बैंक दूसरे बैंक के खातों का इस्तेमाल करता हो तो उसे लोरो अकाउंट कहते हैं। क्या, जब कोई बैंक दूसरे बैंकों के अकाउंट का यूज करे तो उसे लोरो अकाउंट कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि मान लो इंडिया कोई के बैंक है, कैनरा बैंक, इसको यूएसए में कोई इन्वेस्टमेंट, यूएसए से कोई इन्वेस्टमेंट करानी है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, मान लो अपने बिजनेस के लिए इसको यूएसए में कोई अकाउंट चाहिए। ठीक है, कैनरा बैंक को, कि मेरा अमेरिका में कोई ना कोई अकाउंट हो। अब मान लो कि अब कैनरा का कोई ब्रांच नहीं है, वहां पे कोई अकाउंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है यूएसए से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे को वहां पे अकाउंट तो ओपन कराना पड़ेगा, चाहे मैं किसी भी बैंक में करवाऊं। तो कैनरा बैंक ने क्या किया, इसने एसबीआई से बात की। ठीक है,
ठीक है, इसने किससे की, एसबीआई से बात की, और एसबीआई का अकाउंट था कहां पे, यूएसए में। अब इसने एसबीआई के साथ टाई अप किया कि यार मेरे को तो मेरा अकाउंट है नहीं यूएसए में, और मेरे को एज ए बिजनेस वहां पे अकाउंट की जरूरत है, तो तुम्हारा तो यूएसए में अकाउंट है ही, तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हारे अकाउंट का यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे को क्या होगा, मेरे को वहां पे नया अकाउंट ओपन नहीं कराना पड़ेगा। तो इसमें इनके बीच टाई अप हो गया। इसको जो भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है यूएसए में, वो किससे करेगा, वो करेगा एसबीआई बैंक के अकाउंट से, ठीक है, क्योंकि एसबीआई का ऑलरेडी यूएसए में मान लो कोई भी बैंक है उसमें अकाउंट है, तो वहां पर एसबीआई बैंक का अकाउंट है यूएसए में, यूएसए के बैंक में, तो उसका यूज कौन कर रहा है, केनरा बैंक अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कि जब कोई बैंक दूसरे बैंक का अकाउंट यूज करे, यानी ये एग्जांपल मैंने दिया है कि किस हिसाब से ये यूज कर सकता है, तो इसको बोलते हैं लोरो अकाउंट। इसको ध्यान से पढ़ना है कि लोरो अकाउंट है क्या, विद एग्जांपल, माइंड में पिक्चर सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने करने वाले हैं कि जब कोई विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी में कौन कौन से या किस प्रकार के अकाउंट इंडिया में ओपन किए जाते हैं, उसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉरेन करेंसी अकाउंट। कौन से अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन से होते हैं, ये स्टूडेंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनको या तो एनआरआई पर्सन या फिर कोई जो फॉरेन के जो पर्सन होते हैं वो इंडिया में आकर ओपन करवाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन से होते हैं, कोई भी एनआरआई पर्सन या फिर कौन से जो फॉरेन के पर्सन होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, वो इंडिया में अकाउंट ओपन कराते हैं। वो इंडिया में अकाउंट ओपन कराते हैं। तो ये अकाउंट कौन से होते हैं, ये स्टूडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कहे जाते हैं। अब देखिए कि फॉरेन करेंसी अकाउंट है, इसमें क्या क्या चीज होनी है। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उसमें क्या होता है कि फॉरेन यानी विदेशी मुद्रा में वो खाते खोले जाते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट बोलते हैं। क्योंकि जो फॉरेन के लोग हैं वो वहां से होता है नहीं कि रुपया कमा के इंडिया में इंडिया के जो अकाउंट उसमें जमा करवाएंगे, वो तो क्या करेंगे, वो तो जो उनके पास फॉरेन करेंसी होंगी, पौंड है, यूरो है, डॉलर है, ठीक है, तो वो जो करेंसी है वो अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे। तो एनआरआई कौन होते हैं, सबसे पहले एनआरआई जो इंडिया के वो लोग होते हैं जो फॉरेन गए हैं, ठीक है, जो विदेश गए हैं और वहां पर भी उनके पास नागरिकता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट जो इंडियन है। अब देखिए ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है एफसीएनआर, नंबर 2 है एनआरओ, नंबर 3 है एनआरए। तो ये 3 प्रकार के जो अकाउंट है जो फॉरेन करेंसी में ओपन होते हैं, इसके बारे में अपने अभी जो आगे का जो टाइम रहेगा उसमें अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने एफसीएनआर पढ़ेंगे। ये एफसीएनआर अकाउंट कौन सा होता है, तो चलते अपने एफसीएनआर अकाउंट में। एफसीएनआर अकाउंट देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म एफ से है फॉरेन करेंसी, एन से है नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। अब देखिए ये अकाउंट इसकी अलग अलग जो खासियत है वो क्या है फ्रेंड, ये जो अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट में ओपन किया जाता है। किसमें, टर्म डिपॉजिट में, और इसको केवल एनआरआई के लिए होता है, ये अपने को याद रखना है।
तो ये किस हिसाब से, ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है। ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है। कौन खुलाते हैं? एनआरआई खुलाते हैं। नंबर थर्ड, इसमें जो भी करेंसी डिपॉजिट होती है वो कौन सी होती है? फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होती है। ये अपने को याद रखना है, इसमें ऑलवेज फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट होती है। यानी इसमें कौन सी, किस प्रकार की करेंसी डिपॉजिट जमा करा सकते हैं? वो होती है सिर्फ विदेशी मुद्रा ही अपने जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 5 साल तक होता है। वो क्या होता है? 1 से 5 साल। हाँ, एक बात और याद रखनी है अपने को, अगर एफसीएनआर में अगर जो डिपॉजिट है वो फॉरेन करेंसी में होता है तो इसमें जो विड्रॉल पर, यानी जब अपने पैसा निकलाते हैं तो कौन सी करेंसी का भुगतान होता है? तो वो भी फॉरेन करेंसी में ही इसका भुगतान होता है। ये अपने को याद रखना है। अगर इसमें डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में होता है तो इसमें जो अपने बाहर निकालेंगे या जो विड्रॉल पर जो अपने करेंसी मिलेगी वो भी फॉरेन करेंसी। तो डिपॉजिट होती है फॉरेन करेंसी में और विड्रॉवल भी फॉरेन करेंसी में होता है। ठीक है, अब मैंने आपको इसका जो टाइम पीरियड बताया वो क्या था? ये जो अकाउंट है वो 1 to 5 ईयर के लिए खुलता है। ठीक है, 1 से 5 साल के लिए स्टूडेंट ये जो अकाउंट है ये ओपन किया जाता है। अब अपने को याद रखना है कि इसमें जो एक बात और याद रखनी है अपने को, जो एफसीएनआर अकाउंट है उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है। अगर मैं तीनों के कंपैरिजन करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो किसमें मिलेगी? इंटरेस्ट एफसीएनआर। तो एफसीएनआर में क्या है? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलती है एफसीएनआर अकाउंट में। अब ये एफसीएनआर में क्या है कि सबसे ज्यादा क्यों मिलती है? नंबर 1 बात कि इससे क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी का जो फ्लो है वो अपनी कंट्री में बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 2 बात क्या है कि अब ये टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट में मैंने आपको बताया कि जो पैसा है वो एक साथ आता है। ठीक है, यानी जो अकाउंट में पैसा आएगा कि वो एक साथ आएगी। हाँ, आप 1 साल के लिए, 1 से 5 साल के लिए जितना पैसा एक साथ जमा करा रहे हो अपने अकाउंट में, तो इसलिए एफसीएनआर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होती है। ये अपने को याद रखना है। अब अपने को बात करते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वो बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, पर इसमें जो इंटरेस्ट है उसका कुछ बेंचमार्क रखा हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर जो अकाउंट है वो अकाउंट कितने साल के लिए? 1 से 5 साल के लिए ओपन होता है। अब इसमें जो इंटरेस्ट है, अगर आप 1 से 3 साल के लिए पैसा जमा कराते हो, इसमें जो इंटरेस्ट होगी वो होगी लीबर प्लस 2% एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आप 3 से 5 साल के लिए करा रहे हो, कितने के लिए? 3 to 5 ईयर के लिए आप पैसा जमा करा रहे हो इस अकाउंट में, तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो होगी लीबर प्लस 3% एक्स्ट्रा। देखिए ये लीबर क्या है? ये स्टूडेंट ये एक बेंचमार्क है, क्योंकि पैसा बाहर से आना है तो जो इंटरेस्ट है उसका भी बेंचमार्क होता है कि किसी को भी कम या ज्यादा इंटरेस्ट ना बने। तो इसको अपने बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड है कि अपने को ये जो लीबर के थ्रू है कि जो बाहर से पैसा आता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट कितनी देनी है, यानी ये एक बेंचमार्क है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है लीबर की, उसकी मैं उसको लिख देता हूं।
लीबर की फुल फॉर्म देखिए, एल से है लंदन, आई से है इंटर बैंक, ओ से है ऑफर और आर से है रेट। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, फुल फॉर्म है लीवर की लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो इसमें क्या है कि वैसे डिसाइड करता है कि अपने क्या इंटरेस्ट देनी है। तो अपने जो इंडिया में है वो है कि जो लीबर यानी जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है या इंटरनेशनल जो बेंचमार्क है कि कितनी इंटरेस्ट देनी है, उससे 2% एक्स्ट्रा है अगर 1 to 3 ईयर में के लिए डिपॉजिट करता है, और 3 to 5 ईयर के लिए 3% एक्स्ट्रा है। तो ये था FCNR। आराम से अपने को मैंने हर एक चीज बताई है आपको कि क्या क्या चीज होती है इसमें। तो याद रखना एनआरई के लिए क्या है, यह एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसको अपने याद रखना है। इसके बाद बात आती है NRO की। NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो जो NRO है ये भी किसके लिए होता है, NRI पर्सन के लिए, ठीक है। तो NRO जो अकाउंट है वो कौन ओपन करा सकता है, ये करा सकता है NRI पर्सन। तो इसमें जो भी डिपॉजिट होती है वो टर्म एंड डिमांड डिपॉजिट दोनों में होती है। इसमें जो टर्म डिपॉजिट होती है वो सॉरी जो डिपॉजिट होती है वो टर्म और डिमांड दोनों में की होती है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, ये अपने को याद रखना है कि जो NRO है इसमें आप टर्म डिपॉजिट भी करा सकते हो एंड डिमांड डिपॉजिट भी करवा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो NRI पर्सन जो भी पैसा कमाता है उसको वो इस अकाउंट में रख सकता है। जो भी इंटरेस्ट है इसमें कोई बेंचमार्क नहीं है, ठीक है। जैसे FCNR में एक फिक्स बेंचमार्क है बट इसमें बेंचमार्क नहीं है, इसमें इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करता है, ये अपने को याद रखना है। इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है, बैंक डिसाइड करता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। नंबर 3 बात, इसमें जो डिपॉजिट है वो किसी भी करेंसी में हो, वो किसी भी करेंसी में हो, पर जो विड्रॉल है जब आप पैसे निकलवाओगे, हाँ, तो देखिए ये NRI पर्सन ओपन करवाते हैं NRO अकाउंट, किसी भी मर्जी करेंसी में ये डिपॉजिट कराएं, बट जो विड्रॉ पर जो करेंसी मिलेगी इनको वो इंडियन करेंसी ही मिलेगी, ये अपने को याद रखना है। इसका जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट वो होता है 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल का टाइम पीरियड होता है इस अकाउंट का। इसमें जो इंटरेस्ट है वो बैंक डिसाइड करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये था NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, याद रखना है टाइम पीरियड, और इसको ओपन कौन करवा सकता है, NRI पर्सन है वो। नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट NRE। NRE में देखते हैं क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट।
नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब देखिए ये क्या है, ये स्टूडेंट मेनली क्या है, टर्म और डिमांड डिपॉजिट दोनों ही हैं। इसको कोई भी विदेशी व्यक्ति, ठीक है, या अपने एनआरआई बोल सकते हैं, वो इसको ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये टर्म एंड डिमांड दोनों पर ओपन होते हैं। टर्म एंड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, ये जो अकाउंट है वो मेनली जो विदेशी व्यक्ति हैं वो ओपन कराते हैं जो इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी क्या होगा, कि जितना टाइम वहां की सरकार ने उनको इंडिया में घूमने के लिए दिया है, यानी जो टूरिस्ट वीजा पर जो आते हैं उनके लिए ये अकाउंट सही रहता है, एनआरई अकाउंट। तो टूरिस्ट वीजा है वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, तो यानी ये मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ये अकाउंट ओपन हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ। किसके लिए होता है, जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट पर आने वाले विदेशियों के लिए। अब एक बात और देखिए, इसमें आप जो डिपॉजिट है वो आप किसी भी करेंसी में करा सकते हो, चाहे इंडियन करेंसी है, चाहे यूएस है का डॉलर है, पौंड है, यूरो है, किसी में करा सकते हो। और जो विड्रॉल की फैसिलिटी है उसमें भी आप किसी भी करेंसी में वो ले सकते हो। यानी आपको लगता है कि मेरे को फॉरेन करेंसी में लेना है पैसा, तो फॉरेन करेंसी में ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को इंडियन रुपीज में लेना है तो आप इंडियन रुपीज में भी ले सकते हो। तो किसी भी करेंसी में आप विड्रॉल भी करवा सकते हो। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है कि जो एनआरई है इसमें विड्रॉल आप किसी भी करेंसी में करवा सकते हो। तो ये अपने को मोस्टली याद रखना है कि एनआरई ही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप या तो इंडियन रुपीज में या फॉरेन करेंसी में भी विड्रॉल, यानी विड्रॉल के टाइम वो करेंसी आप ले सकते हो। तो ये थे जो फॉरेन करेंसी में ओपन होने वाले 3 अकाउंट थे, एफसीएनआर, एनआरओ एंड एनआरई। तीनों की फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है। डिफरेंस क्या है, एफसीएनआर में क्या है कि इसमें जो पैसा है वो ओनली टर्म डिपॉजिट है और इसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, और विदेशी जो मुद्रा है उसी में ओपन ये किया जाता है। उसके बाद में आया था एनआरओ। एनआरओ में क्या था, इसमें ये भी ये टर्म एंड डिमांड डिपॉजिट दोनों था, और उसमें क्या था कि आप चाहे किसी करेंसी में ही आप पैसा जमा कराओ पर आपको जो विड्रॉल पर मिलने वाली करेंसी है वो होगी इंडियन रुपीज। और जो एनआरई है ये किन पर्सन के लिए होता है, एनआरई होता है सिर्फ जो टूरिस्ट वीजा पर इंडिया में घूमने के लिए आते हैं उन फॉरेनर के लिए होता है। और इसमें आप डिपॉजिट किसी करेंसी में कराओ और विड्रॉल भी किसी भी करेंसी में आप ले सकते हो। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ रहेगा एनआरई अकाउंट का। तो स्टूडेंट ये था अपना जो टाइप ऑफ अकाउंट की जो क्लास थी वो अपने कवर कर ली है। डिफरेंट टाइप के टाइप ऑफ अकाउंट अपने पढ़ ली है। तो इसको अपने अच्छे तरीके से माइंड में सेट करना है। एग्जाम में, इंटरव्यू में कहीं पर भी आपसे अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उसका एक अच्छे तरीके से विद एग्जांपल आपको इसका आंसर देना है। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।